अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 3। जोहा को टीवी लॉन्च में महवे मूवी देखकर सबा को इंतहाई गुस्सा आया था। बहुत जलील हो तुम जोई, ये कौन सा नुस्खा है सर दर्द ठीक करने का। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कब से इस मूवी को टाल रही हूँ, आज फुर्सत है देख ही लूँ, वो डिटाई से बोली तो सबा जूते उतारती वहीं कारपेट पे बैठ गई। कैसा रहा डिनर? तुम्हें क्या, जैसा भी रहा हो, वो खुफकी से बोली तो जोहा को हंसी आ गई। तुम्हारी शक्ल इस वक्त किसी शायर की नाराज महबूबा की तरह हो रही है, तुमसे तो अच्छी है ना। वो अभी भी इसी अंदाज में बोली तो जोहा ने सुर्खो सया इम्तजाज शिफॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस सबा को पुरसताइश नज़रों से देखते हुए फराग दिलाना अंदाज में कहा, यह बात तो वाकई बिल्कुल सच है, और बाकी दिनों को तो छोड़ो, आज खास तौर पर बहुत ही अच्छी लग रही हो, यूं लग रहा है जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब। गुलाब? सबा को भूला हुआ बहुत कुछ याद आ गया। क्यों, कुछ ज्यादा तारीफ हो गई क्या? जोहा ने शरारत से पूछा तो सबा ने इसकी तरफ देखते हुए मरे मरे से अंदाज में कहा, जोई पता है वहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उफ, कहीं अनस भाई का रिश्ता तो नहीं तोड़ रही? वो उछल ही तो पड़ी, मगर सबा को इसकी ये गैर संजीदगी कतई नहीं भाई थी। बको मत, कुछ और हुआ है। सबसे बड़ी गड़बड़ तो वहाँ यही हो सकती है। अब मुझे इत्मीनान हो गया है, तुम खुलकर बताओ क्या गड़बड़ की है तुमने। जोहा ने इत्मीनान की सांस लेते हुए पूछा तो वो उठ खड़ी हुई। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आओ। ऐसा भी क्या सीक्रेट है? कहीं वहाँ से कुछ चुरा तो नहीं लाई? जोहा हैरान हुई तो सबा ने कुशन उठाकर इसके सर पर दे मारा। बस यहाँ बैठी बकवासी करती रहना, शर्लॉक होम्स की नानी मत बनो। वो खफा खफा सी चली गई थी। मारे तजस्सुस के जोहा को भी मजबूरन इसके पीछे भागना पड़ा। अब जल्दी से बता दो क्या हुआ वहाँ। पूरी सांसों के दौरान इसने पूछा तो सबा ने इसे पकड़कर अपने सामने बिठा लिया। जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम किसी और को बिल्कुल नहीं बताओगी। कम ऑन सभी, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? इसका हाथ थामकर इसे तसल्ली दी। अब बता भी दो ना, मेरा तजस्सुस के मारे हार्ट फेल होने वाला है। इसे खामोश देखकर इसका हाथ दबाया तो वो मदम से अंदाज में बोली, वो जो है ना नौफल। नौफल कौन? इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मुतजस्सिस अंदाज में सवाल किया तो सबा ने इसे कच्चे चबा जाने वाले अंदाज में देखा। नगीन का भाई, दांत पीस कर बताया। अरे हाँ, वो हीरो। जोहा की आंखें चमकी थी, कहीं फिर कोई फिल्म सीन तो नहीं हो गया? जोहा बकवास मत करो। इसे हकीकतन गुस्सा आया तो जोहा सटपटा गई। अच्छा अब नहीं बोलती, तुम बोलो। वो जो है ना बड़ा नजरबाज सा है। बहुत सोचकर सबा ने नौफल पर दफा आयद की थी। कोई नहीं, इतना प्राउड सा तो है वो। मंगनी वाले रोज तो इसने किसी की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखा था। पहले की तरह जोहा को इसकी बात पर 1% भी यकीन नहीं आया था। माइंड यू जोहा बीबी, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। वो नौफल की हमायत पर तलबला उठी थी। बिहेव यू सभी, इसके अल्फाज जोहा को नागवार गुजरे थे। सॉरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी थी। वो फौरन अपनी गलती मान गई थी, जो कि इसकी बहुत बेहतरीन आदत थी। तुम इसे क्यों ऐसे कह रही हो? जोहा असल बात की तरफ पलटी तो वो रुक सी गई। यार वो पता नहीं क्यों मुझे घूर के देखे जा रहा था। जिस तरह वो मनमनाकर बोली थी, जोहा को बेसाख्ता हंसी आ गई। वेरी सिंपल, तुम इसे अच्छी लगी होगी। बकवास नहीं करो। जोहा का तज्जिया इसे अच्छा नहीं लगा था। तो फिर तुम्हारी शक्ल नगीन से मिलती होगी, वो चिढ़कर बोली तो सबा ने नफी में सर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, वरना अनस भाई तो कभी भी इस मंगनी पर राजी न होते। तो फिर जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, जोहा ने कतई अंदाज में कहा तो वो चिढ़कर बोली। मगर मैंने भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया। तुमने क्या किया? जोहा ने डरकर पूछा तो वो तफाकुर से बोली। मैंने भी जवाबन इसे घूर कर देखा। क्या? जोहा बेख्तियार उछली थी। किस कदर बेशर्म हो तुम सभी। यार बेशर्मी से नहीं, बल्कि शर्म दिलाने वाले अंदाज में देखा था। इसने झंझलाकर तसी की तो जोहा की सांसें मामूल पर आई। फिर इसे देखने का क्या रिजल्ट आया? 100% पॉजिटिव, वो इत्मीनान से बोली। ना सिर्फ इसने घूरने का सिलसिला बंद किया बल्कि उठकर भी चला गया। थैंक गॉड, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। जोहा ने सुकून की सांस ली तो सबा ने डरते हुए कहा, गड़बड़ तो इसके बाद हुई थी। कैसी गड़बड़? जोहा ने इसे घूरा तो अब की बार इसने बिना रुके इसे सारी बात बता
बता दी वो इंग्लिश मदना थी। सबा तुम्हें डर नहीं लगा अकेले इसके कमरे में? बस तुम साइड इफेक्ट पर ही गौर करना, वो बस छिछोरा ही लग रहा था, लफंगा तो नहीं। इस ख्याल से खुद सबा को भी कई बार जर्जरी आ चुकी थी, मगर अब जो होना था वो हो चुका था, इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज करना ही बेहतर था। इसने तुम्हें डांटा तो नहीं ना? जोहा ने तफ्तीश का आगाज किया तो सबा ने नफी में सर हिलाते हुए ईमानदारी से कहा, बल्कि वो तो मेरे हाथ पर आई खराशों पर क्रीम भी लगाने को तैयार था। उफ, लगवा ली? वो जिस तरह चीखकर बोली थी सबा डर गई, फौरन नफी में सर हिलाया। बहुत अच्छा किया। जोहा ने इत्मीनान की सांस ली थी। क्या खबर सिर्फ हाथ पकड़ने का ही बहाना होता। सबा के वजूद में प्रीति सी दौड़ गई थी। कैसी खौफनाक बातें कर रही हो? उसने तो मुखलिसाना ऑफर की थी, मैंने इनकार कर दिया। तो फिर इसने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि किसी को बताया भी नहीं कि मैंने इसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया है? कोई बड़ा नुकसान नहीं किया, इसने कहा तो था कि चंद रुपयों का डेकोरेशन पीस है। जोहा ने कहा तो वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद मुजरमाना अंदाज में बोली, मैंने यूं ही बातों बातों में नगीन से इसकी कीमत पूछी थी। तो फिर $500। $500? जोहा ने बेयकीनी से इसे देखा। डॉलर तो जैसे हलक ही में अटक गए थे। सबा ने मुजरमाना अंदाज में इस बात में सर हिलाया था। यानी अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो अंदाजन 30,000 के करीब कीमत बनती है। जोहा ने फौरन मोटा मोटा हिसाब किया था, फिर बेयकीनी और इस्तेजाब से बोली, फिर भी इस शख्स ने तुम्हें नहीं डांटा, बल्कि उल्टा तुम्हारी कीमती आंसू की फिक्र करता रहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझे खामोश कराना चाह रहा था शायद। सबा ने जज्बस होकर इसे टोका और साथ ही अपने हर बाहर बात बताने वाली आदत पर खुद को लानत मलामत की थी। हाँ, तो दिल को कुछ तो हो रहा होगा ना? जोहा ने मुस्कुराहट दबाते हुए बेनियाजी से कहा तो वो इसे घूरने लगी। मैंने तुम्हें ये सब एंजॉय करने के लिए नहीं बताया, बल्कि इसलिए बताया कि अब मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो बात खत्म हो चुकी, अब क्या करना है? जोहा ने इस्तफामी अंदाज में भवें अचकाई तो वो बेयकीनी से बोली, तुम्हारा मतलब है कि बात खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, वो वाली बात खत्म और नई बात शुरू, इसने आराम से कहा था। नई बात क्या? सबा ने तहयीर से इसे देखा। नई बात ये कि वो मौसूफ तुम में इंटरेस्टेड हैं। जोहा की इत्मीनान से कही गई बात सबा के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। हवास में तो हो तुम? वो गर्राई थी। मैं बिल्कुल हवास में हूँ माई डियर, ये मैं नहीं बल्कि हालात और वाक़यात कह रहे हैं। जोहा का इत्मीनान काबिले दीद था। असल में तो तुम इस बंदे को मंगनी वाले रोज ही अच्छी लग गई होगी। इस दिन भी तो टकराव हुआ था। कोई नहीं, ख्वाम का तुक्के मत लगाओ। सबा का दिल घबराने लगा था। ओके, हम कौन सा रिश्ता तय करने बैठे हैं, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। जोहा ने इसे खौफजदा देकर तसल्ली दी थी, फिर पुरसोच अंदाज में बोली, वैसे इस बंदे का जितना तुमने नुकसान किया है इसकी पेनल्टी तो तुम्हें देनी चाहिए ना? मैं क्या पेनल्टी दे सकती हूँ? मेरी तो जमा पूंजी भी 30,000 की नहीं होगी। वो बदकी थी। ओफो, मैं कौन सा जायदाद इसका नाम लगाने को कह रही हूँ, जब मौका आएगा देखी जाएगी। जोहा ने बात बदल दी, फिर दोस्ताना लबो लहजे में पूछने लगी, वैसे तुम्हारा नौफल अहमद के मुतालिक क्या ख्याल है? क्या मतलब? वो समझी नहीं थी। मतलब ये कि तुम्हारे दिल की घंटी बजी के नहीं? वो शरारत से बोली तो वो इसे घूरते हुए सबा ने चुटकी बजाई। उठो और दफा हो जाओ, तुम्हें सख्त नींद आ रही है। बता दो यार, फिर चली जाऊंगी। जोहा ने कहा तो वो सख्ती से पुर लहजे में बोली, ना अभी, ना फिर, ना कभी। नौफल अहमद मेरी चॉइस कभी नहीं हो सकता। कोई खास वजह? जोहा का तो हय्यर ने घेरा तो वो भी एकदम से मुस्कुरा दी। कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि इसे देखकर मेरे दिल की घंटी नहीं बजी। सही जा रही हो। जोहा उठ खड़ी हुई थी। हमरा का फोन नहीं आया? सबा ने छोटी बहन से पूछा, जो मरियम फूफो की तरफ गई हुई थी। नहीं, बल्कि मुझे खुद फ़ोन करना पड़ा मोहतरमा को याद दिलाने के लिए कि इनका एक अदद कॉलेज भी है जिसकी वो नई नई स्टूडेंट हुई हैं, इसलिए आ जाएं वापस। जोहा ने तफसील बताई तो वो इसके अल्फाज पर मुस्कुरा दी। जोहा जाते जाते दरवाजे के करीब रुकी थी। वैसे सभी तुम कोशिश करके दिल की घंटी को ज़रा हिलाओ जुलाओ, शायद इसे जंग लग चुका हो, क्योंकि नौफल अहमद बंदा तो बहुत ज़बरदस्त है। सबा की ख्वामखा नजरों से डरकर वो भाग गई थी। लहजा भर को जोहा की बात में जहन उलझा तो वो झटकती उठ खड़ी हुई। बंदा तो वाकई बड़ा जबरदस्त है, मगर होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए वो अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। जब से मोईद ने इसकी खिंचाई की थी वो दानिस्ताना उम्र से नहीं मिली थी। कुछ खौफ और कुछ शर्मिंदा थी, जिसने इसे कॉन्शियस कर दिया था। मगर कब तक? वो पीरियड्स ऑफ होने पर क्लासरूम से बाहर निकली तो कॉरिडोर के पिलर के पास वो अपनी किसी शनासा के साथ महवे गुफ्तगू दिखाई दे गया। वो गुंगो किसी कैफियत में अपने दोस्तों के हमरा इसके पास से गुजर गई। समझ नहीं आई थी इस तरफ देखे या नहीं, मगर
जितनी लापरवाह वो थी, इतना बेखबर उमर काज़मी नहीं था। इसे केमिस्ट्री लैब की सीढ़ियों पर तन्हा पाकर वो चला आया। नोट्स को पिनअप करके तरतीब से फाइल में रख दी। वो ठटक कर आने वाले की तरफ मतवज्जा हुई थी। किससे भाग रही हो जोहा मीर? मुझसे या अपने आप से? वो चुपते हुए अंदाज में पूछ रहा था। वो कुछ बोले बगैर दोबारा अपनी मसरूफियत में गुम हो गई, तो वो लब भींच कर लहजा पर इसे देखने के बाद इससे कुछ फासले पर बैठ गया। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ, इसने बेजारी से फाइल बंद करते हुए कहा। तो वो चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा। फिर इतने दिनों से मिली क्यों नहीं? क्यों मिलती? वो बहुत फीकी सी हो रही थी। उमर ने कतई ध्यान से इसके तासुरात देखे थे। क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसके बलबूते पर हम मिल सके? अपनी हैरत को अपने ठंडेपन में छुपाकर वो सुकून से बोला था। तो इसके लिए रोज मिलना क्या जरूरी है? इससे तंकर पूछा तो इसके शहाना अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नाराज किस बात पर हो? चिकन से पूछा तो वो चुप हो गई। फिर कदर तोकफ के बाद नाराजगी से बोली, तुम्हारी बेएहतियाती रंग ले आई है। इस रोज मोहित ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था। ओ नो! फिर? इसके अंदाज में तशवीश उतर आई थी। फिर वही हुआ जो हो सकता था। इसने मुझे खूब झाड़ा और तुमसे मिलने से सख्ती से मना कर दिया। वो चिढ़कर बोली तो उमर ने इत्मीनान से कहा, ये तो इसने बिल्कुल ठीक किया है। नाइस मैन। बको मत, तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने इसकी डांट डपट सुनी है और तुम्हें अभी भी वो नाइस मैन लग रहा है। जोहा को शदीद गुस्सा आया था। देखो, अगर वो चाहता तो तुम्हारी पूरी फैमिली को ये बता सकता था, मगर इसने सिर्फ तुम्हें डांटा, जो कि इसका फर्ज भी था और हक भी। उमर ने रसानियत से कहा तो इसे रोना आने लगा। मेरी इतनी इंसल्ट हो गई और तुम्हें ये सब मामूली बात लग रही है। देखो जोहा, ये इंसल्ट इसी इंसल्ट से बेहतर है जो सब घर वालों के दरमियान होती, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे इस रोज इसरार ही नहीं करना चाहिए था। वो वाकई शर्मसार हो रहा था। इसने और तो कुछ नहीं कहा, ज्यादा तो होटलिंग पर ही डांट पड़ी है। जोहा ने कहा तो वो एतराफ करने वाले अंदाज में बोला, वो भी ठीक था। जिस तरह तुम्हें इसने देख लिया, कोई और फैमिली मेंबर भी देख सकता था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हम कौन सा फिर कभी होटलिंग करने वाले हैं? जोहा ने इसे शर्मिंदगी के असर से निकालना चाहा था। फिर वो बात बदल गई। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? इसके सवाल पर वो चुप सा हो गया। फिर कदर तौकफ के बाद बोला, वही जो इससे पहले के 450 इंटरव्यू का बन चुका है। ये सब क्या है उमर? तुम तो इस कदर ब्रिलियंट हो, इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा, फिर क्या कमी रह जाती है? इसे ऐसी झंझलाहट कभी नहीं हुई थी जैसी अब हो रही थी। सिर्फ 2 असनाद की कमी है। वो अपनी 2 उंगलियां उठाकर बोला तो जोहा ना समझने वाले अंदाज में से इसे देखने लगी। वो कौन सी 2 असनाद हैं जो इस कदर खास हैं? रिश्वत और सिफारिश। वो बहुत इत्मीनान से बोला। शर्म करो उमर, ये ख्यालात हैं तुम्हारे। जोहा को इसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हें क्या पता, अभी बच्ची हो तुम। वो इसकी सादगी पर मुस्कुरा दिया था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वो खफा होने लगी। घनी पलकों तले स्याह आंखों में नाराजगी के रंग लिए वो उमर को ख्वामखा में तफाकुर करने लगी। किसी का दिल आपके नाम पे बेतरतीबी से धड़कता हो, इससे ज्यादा दिल नशीन और दिल फरेब हकीकत और क्या हो सकती है? ओके, तो मैं तुम्हें आंटी बुला सकता हूँ? वो शरारत पर आमादा था। इस कदर फजूल बात जोहा की रंगत तमतमा उठी। जी चाहा नोट से वस्ती पर इसके सर पे दे मारे। वो तन फन करती चली गई थी। अरे जोहा! वो फौरन इसके पीछे लपका था। बात मत करो मेरे साथ। वो वाकई गुस्से में थी। मजाक कर रहा था यार, बहुत बुरे हो तुम। कैफेटेरिया की तरफ बढ़ते हुए वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उमर ने जब चुपचाप इसके साथ चलने को तरजीह दी। कदरे कॉर्नर वाली टेबल संभालते ही उमर ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। मैंने ये करने को तो नहीं कहा। वो जज्बस होने लगी। आसपास बैठे कई स्टूडेंट्स की नजरें इधर ही थी। तो फिर कैसे मानोगी? वो मुस्कुरा दिया। तुम ये बताओ, तुम्हें जॉब कब मिलेगी? इसने संजीदगी से बात बदली तो वो चुप सा हो गया। बताओ ना, उसकी खामोशी से तंग आकर बोली। तो इसने हल्की सी सांस खींचते हुए कहा, बहुत मुश्किल है जोहा। इसके लबो लहजे से झांकती शिकस्तगी जोहा से मख्फी न रह सकी। ये पहला मौका था जब वो हारा हुआ। बहुत थकन ज़दा सा लग रहा था, वरना इससे पहले तो वो हर बार नाकाम के बाद ताज़ा दम होकर अगली बार के लिए कोशिश करने लगता था। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी अशद ज़रूरत है। जोहा हर्ट हुई थी। तो मैं कब इसकी ज़रूरत से इनकार कर रहा हूँ? वो पानी से भरे गिलास में नजरें जमाए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो कदर तौकफ के बाद जोहा ने इसे जिताने वाले अंदाज में कहा, मोहित ने सबसे ज्यादा एतराज तुम्हारे जॉबलेस होने पे किया है। वो लहजा पर इसको देखने के बाद पुरसुकून लहजे में बोला, वो कुछ गलत भी नहीं है। इसलिए मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने मुस्तकबिल के लिए कोई भी बेहतर फैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हो। इसके अल्फाज इस कदर गैर मुतवक्का थे कि वो शशद रह गई। मैं कोई जॉब कर भी लूँ जोहा, तब भी तुम्हें वो आस्ताइशें मुहैया नहीं कर सकता जिनमें तुमने आंख खोली है, जिनकी तुमको आदत है। शट अप उमर, शट अप। वो दफतन ही शदीद इश्तिआल के तहत इसे रोक गई थी।
ये एक तलख हकीकत है जोहा, कल भी तो इसे फेस करना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं। वो इसी सुकून से बात कर रहा था, मगर इसकी आंखों से छलकता इंतशार और इज़्तिराब इसकी तमाम बेचैनियों का राज इफ्शार कर रहा था। वो यकलख्त ही इसके चेहरे से निगाह हटाकर इधर उधर देखते हुए अपना जहन पुरसकून करने लगी और अपनी इस कोशिश में कदरे कामयाब हो जाने के बाद इसने खामोश बैठ उमर की तरफ मतवजा होते हुए तल्खी से कहा, मैंने अगर सोच समझकर तुम्हें पसंद किया होता तो मैं ज़रूर तमाम लग्जरीज का हिसाब किताब रखती। उमर काज़मी, शायद तुमने मुझसे मोहब्बत करते वक्त ये सब देखा हो। इसका तंज बहुत भरपूर था, मगर वो इसका वार बहुत हौसले से बर्दाश्त करते हुए बोला, मैं भी यूं ही बहुत इमोशनली सोचा करता था, मगर हालात की ठोकरों ने बहुत जल्द मुझे हकीकत की दुनिया में ला भेजा है। मैं भी जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहा बहुत आइडियलिस्ट रहा, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड पर नाजा, अपनी इसनाद पर मगरूर, मगर इन फक्त दो ही सालों में मुझे एहसास हो गया कि ये सब रद्दी के टुकड़े हैं। इस मुल्क में तालीमी इदारे सिर्फ नौजवानों के साल खा रहे हैं और इनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और बस मैं भी बहुत से ख्वाब लिए इस यूनिवर्सिटी से निकला था और देख लो तुम्हारे सामने बिल्कुल खाली हाथ हूँ। इस तालीम ने मुझे इतना भी नहीं लूटा जितना मैंने इस पर खर्च किया है, तो फिर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ जोहा। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो उमर, तुम कोशिश करो तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है तुम्हें। टॉप किया है तुमने, गोल्ड मेडलिस्ट हो। जोहा ने नाराज लहजे में कहा तो वो तल्खी से मुस्कुरा दिया। हाँ, गोल्ड मेडल, पता है जोहा, वो गोल्ड मेडल मेरे बहुत काम आया। पिछले दिनों अब्बू के चेकअप के लिए मैंने इसी को बेचा था। मैंने सोचा तालीम ना सही, गोल्ड मेडल का काम तो आए। वो तासुफ में गिरी, कई सालों तक इसे देखती रह गई। क्या वो इस उमर काज़मी को भूल सकती थी जो आज से 2-2.5 साल पहले पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल करने पर किसी मिनिस्टर के हाथों गोल्ड मेडल वसूल करता चेहरे पर तफाकुर और खुशियों का लबादा लिए फातिह आलिम लग रहा था। और ये उमर काज़मी तो कोई और था। ये स्मरता, थका हुआ, शिकस्ता दिल, इसकी शिकफ्तगी और इसके चेहरे की चमक कहाँ खो गई थी। इसके होंठों पर हमा वक्त फैली रहने वाली मुस्कुराहट क्यों दम तोड़ गई थी। वो जो हर वक्त हंसाने में आगे रहता था, यूं जहर क्यों उगलने लगा था। वो अब भी बड़े इत्मीनान से बता रहा था, तुम्हें बड़े मजे की एक बात बताऊं, पिछले हफ्ते में एक क्लर्क की असामी के लिए इंटरव्यू देने गया था और पता है रिजल्ट क्या निकला। वो बात करते करते ड्रामाई अंदाज में इसकी आंखों में देखने लगा, मगर वो तो इतने बड़े सदमे का शिकार हुई थी कि एक लफ्ज भी होंठों से निकलना महाल हुआ था। वो खुद ही बताने लगा, मैंने फाइल इन साहब के सामने रखी तो इन्होंने पहले मेरी डिग्रियों और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स को देखा, फिर मुझे देखा, मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड की दिल खोलकर तारीफ की। मैं समझा कि इस वैकेंसी के लिए तो मैं हाथों हाथ लिया जाऊंगा, मगर इन्होंने बहुत आराम से कहा कि सॉरी जेंटलमैन, ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैंने कहा, मगर सर मैं इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, आप इस मुलाजमत के अहल नहीं हैं। वैसे भी हमें इस कदर हाई क्वालिफाइड क्लर्क नहीं चाहिए, आपने एडमिन क्वालिफिकेशन तो पढ़ी होगी। लेकिन सर मैं अपनी इस क्वालिफिकेशन के साथ इस वैकेंसी पर जॉब करने को तैयार हूँ, वो मेरी मजबूरी की इंतहा थी, मगर हर किसी का दिल मजबूरियों से आशना नहीं होता जोहा मीर। इस शख्स ने आराम से कहा, सॉरी यंग मैन, मैं किसी और का हक नहीं मार सकता, तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, मगर किसी शख्स की जगह पर तुम बैठोगे इससे शायद कहीं और जॉब ना मिले। मैं इस रोज इस मजाक पर बहुत हंसा था, क्या कहीं मेरे लिए भी कोई सीट होगी जिसके लिए सिर्फ मेरा इंतजार किया जा रहा होगा। जोहा के लिए ये तल्ख हकीकत एक बिल्कुल नई बात थी। स्टूडेंट लाइफ तो यूं भी बहुत आइडियलिस्ट होती है, सब बहुत खुश और उमंगों भरा दिल लेकर तालीमी इदारों से निकलते हैं, मनपसंद जॉब करते हैं। अपने ख्वाबों की दिल पसंद ताबीर और हकीकत क्या थी ये जो उमर काज़मी बता रहा था। इस कदर ब्रिलियंट स्टूडेंट के प्रोफेसर भी जिसकी नॉलेज से मुतासर थे, जिसकी जहानत की धूम मची हुई थी, जिसके बनाए हुए नोट्स पेपर्स के दिनों में लड़के लड़कियों मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार रहते थे, और आज इसे एक नौकरी ने रोल के रख दिया जिसका गोल्ड मेडल तो काम आ गया था, मगर गोल्ड मेडलिस्ट होना कोई वक़्त नहीं रखता था। इसकी आंखों में धुंध उतरने लगी। यूं मत हारो उमर, मुझे लग रहा है जैसे तुम मुझे हार जाओगे। इसने गोया शिकस्त अंदाज में उमर की मिन्नत की थी। मैं तुम्हें हारना नहीं चाहता जोहा, अपनी मोहब्बत से कट के भला कौन जी पाया है, मगर मेरी मजबूरियाँ मेरे साथ हैं। इसकी आंखों में खफीफ से सुर्खी उतर आई थी। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ उमर, वो बेहद जज्बाती अंदाज में बोली तो इसे चंद लम्हे देखने के बाद गहरी सांस खींचते हुए इसने कुर्सी की पुश्ती से टेक लगा ली। मोहित के कहने पर वो इसे जल्द से जल्द नौकरी करने और शादी करने का कहना चाहती थी, मगर जो कुछ इसने बताया तो इसके पेश नज़र जोहा को यह सब कहना बहुत घटियापन महसूस हुआ था, सो वो खामोश हो गई। ये पहला मौका था जब उमर ने मुलाकात के बाद वो खुद को बहुत यशमर्दा महसूस कर रही थी। अंकल की तबीयत कैसी है अब, जोहा ने पूछा तो वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। जोहा ने इसकी गायब दिमागी कैफियत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। अंकल का पूछा है मैंने, वही डॉक्टर्स का एक ही मशवरा, ऑपरेशन करवा ले। अभी तक तो सिर्फ दवाओं का इलाज जारी
रही है। उमर का हौसला जोहा को काबिल दीद लगा था। उमर, तुम लोगों को इनका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। 2 बार इन्हें हार्ट अटैक हो चुका है और इनके दिल के 2 वाल्व्स भी बंद हैं। फिर तुम लोग क्यों रिस्क ले रहे हो? मशवरा देना वाकई आसान होता है जोहा बीबी, क्योंकि ये मुफ्त होता है, मगर ऑपरेशन, वो भी दिल का ऑपरेशन, हम गरीबों के लिए तो रोज़ की दाल रोटी पूरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके तल्ख लहजे पे वो चुप सी हो गई। फिर कदरे झिझक कर पूछने लगी, अंकल ने जॉब तो छोड़ दी है, फिर घर का खर्च? मैं चंद ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ और राबिया भी, इसने बेतासुर अंदाज में बताया था। उमर, अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं अब्बू से किस तरह तुम्हारी जॉब की बात करूँ? जोहा ने 1000 बार का दोहराया हुआ सवाल एक मरतबा फिर से दोहराया तो इसने जबड़े बेच लिए। जोहा, प्लीज खुदा के लिए। उमर, अब तो अपनी इस खामखा की अना के खोल से बाहर निकल आओ। मैं समझी थी कि आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मगर जब सब दर बंद हैं तो इस दर पर कोशिश कर लेने में क्या खर्च है? मैंने कहा ना नहीं, वो सख्ती से बोलता जोहा के अंदर की खोलन को राह दे गया था। यूं ही तुम मुझे खो दोगे उमर, मुझे इतनी जल्दी शादी करने का शौक नहीं है, मगर तुम्हारी खातिर 6-7 साल मुझे कौन घर बिठाए रखेगा? इसके सवाल में छुपी हकीकत बहुत जहरीली थी, मगर वो भी उमर काज़मी था, दिल में लाखों तूफान छुपाए, ऊपर से बिल्कुल पुरसुकून। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, तुम अपने लिए बेहतर रास्ता चुन सकती हो। मैं तो तुम्हें खारजात पर घसीटने का रवादार नहीं हूँ। तुम मुझे इस कदर गिरा हुआ समझते हो उमर कि मैं तुम्हें क्राइसिस में मुब्तला करके किसी और का हाथ थाम लूंगी? ये हालात का तकाजा है जोहा, हकीकत को फेस करना सीखो। और जब तुम मुझे इस राह पर ला रहे थे तब तुमने क्यों हकीकत से मुतालिक नहीं सोचा था? इसका जी चाह रहा था उमर को एक थप्पड़ दे मारे। वो मेरी गलती थी जोहा, मगर हालात ने मेरे हालात ही नहीं, मेरी ख्वाहिशात और ख्वाबों को बदल डाला है। बहुत जालिम हो तुम उमर। वह रो दी थी बिना जगह और माहौल का ख्याल किए। वो परेशान और दिल गिरफ्तार सा पेशानी को मसलने लगा। आई एम सॉरी जोहा, शायद परेशानी में कुछ ज्यादा ही बकवास कर गया हूँ मैं। वो पशेमान सा बोला था, मगर इसकी कही बातें इतनी तलख थी कि वो हस्बे आदत अपनी नाराजगी भूलकर मुस्करा भी नहीं पाई थी। हमारा ताल्लुक खेल नहीं है उमर कि जिसे तुम जब जी चाहे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओ। और मैं मिट्टी की बेजान मूरत हूँ क्या एहतजाज भी न करूँ? वो यकलख्त मेज पर झुका था। मैं ये सब कब चाहता हूँ जोहा, मगर मैं क्या करूँ? हर तरफ नाकामी मेरा रास्ता रोके रखी है। ये रास्ता अंधेरे में डूबा है। तुम्हारे हाथों में उम्मीदों के जुगनू कहाँ से थामा दूं मैं? तुम जानती हो इस हकीकत को कि मैंने हमेशा अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचा है। तुमसे बिछड़ना तो खुद मेरे लिए सुहाने रूह है, मगर मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूं? कौन सा इसम पढ़ूं कि हर काम ठीक तरीके से हो जाए और तुम मुझे मिल जाओ? इसके लहजे की शिकस्तगी और थकन इसके जहनी कल्बी इंतशार का वाज़ह सबूत थी, मगर वो इससे क्या हमदर्दी करती जो इसे ही जिंदा दर को दे रहा था। फिर भी इसने खुद को बहुत संभाला था। तुम हार रहे हो, ना सिर्फ खुद से बल्कि दुनिया से भी, और कोई वजह नहीं है इस शिकस्तगी की। मगर इतना जान लो उमर कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मोहब्बत चाहिए, लग्जरीज नहीं। जब्त करने के बावजूद इसकी आवाज़ बह आई थी। वो एक तक इसे देख रहा था, फिर गहरी सांस अंदर खींचते हुए मुस्कुरा दिया। वाकई मैं हार रहा हूँ, खुद से, इस दुनिया से और इसके कवानीन से। मगर तुम्हारा ख्याल है ना मुझे तकवीत देने वाला, मुझे गिरने को संभालने वाला। तो फिर ये सब बकवास क्या थी? वो गुस्से से बोली तो वो बेख्तियार हंस दिया। अच्छा लगता है, अपनी हिम्मत का कुछ तो अंदाजा हो जाता है। वो अपना बैग संभालती उठ खड़ी हुई थी। किधर? वो हैरान हुआ था। घर। वो नाराजगी से पूर्ण लहजे में बोली। अभी तो मूड ठीक हुआ है और तुम? मगर मेरा मूड बहुत खराब हो चुका है उमर काज़मी। एक बार घर जाके ठीक तरीके से सोच लो कि तुम्हारे रास्ते में कहीं भी मौजूद हूँ मैं या नहीं, और अगर जवाब हाँ में आए तो ये याद रखना कि जिस रोज़ तुम हौसला हारोगे समझ लेना कि साथ ही मोहब्बत की बसात पर जोहा मीर को भी हार गए। वो रंधे हुए लहजे में इसकी बात काट कर कहती, इसके पुकारने के बावजूद मजीद नहीं रुकी थी। उमर काज़मी ने इसे हद निगाह तक देखा और इसके नजरों से ओझल होते जैसे कि असाब पर कोई भारी बोझ आन गिरा हो। थकन रग रग में सरायत करने लगी थी। तुम क्या जानो जोहा, तुम्हें क्या पता? घर आकर भी इसने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि सबा इसके सर पर आ सवार हुई। इस वक्त जबकि वो सिर्फ और सिर्फ जहनी सुकून चाहती थी। सबा की आमद जिंदगी में पहली बार इसके लिए खौफत का बाइस बनी थी। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? वो पूछ रही थी। भूख नहीं है मुझे। और तुम क्यों लाओगी? क्या मैं खुद नहीं जाकर खा सकती? ठटक कर इसने पूछा तो वो इसी मोहब्बत से बोली, अच्छा तो फिर टैंक तो पियोगी ना? ठंडा या खैरियत तो है? इससे पहले तो तुम इतने खिदमतकार मूड में कभी नहीं आई। जोहा ने झुककर पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद करते हुए तंजन कहा था, क्योंकि बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। वो गुनगुनाती तो जोहा ने कदरे ध्यान
ध्यान से इसके खुले अंदाज को देखा। लबों के गोशों में दहकी मुस्कुराहट लबों पे बिखरने को तैयार थी। कहीं नौफल अहमद ने प्रपोजल तो नहीं भिजवा दिया तुम्हारे लिए? बालों में हाथ चलाकर पसीना साफ करते हुए इसने तंग कर पूछा तो सबा की मुस्कुराहट गायब होने में एक पल भी ना लगा सकी। कत्ल हो जाओगी किसी रोज मेरे हाथों, वो गर्राई थी। खुश तो ऐसे हो रही हो? जोहा ने बेनियाजी से शाने झुकाए थे। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि मैं इस नजरबाज शख्स की प्रपोजल की आस में बैठी हुई हूँ? सबा ने सदमे का शिकार होते हुए कहा तो वो बालों को लपेटकर बैंड में जगड़ती उठ खड़ी हुई। हर्ज भी क्या है, इतना जबरदस्त बनता है। इसका अंदाज कन्विंस करने वाला था। मुझे नहीं चाहिए कोई जबरदस्त और ना ही जेरदस्त। वो जीप भरकर खफा हुई थी। तो फिर बिला वजह ही धमाल डाल रही हो? जोहा चिढ़ गई थी। बिला वजह नहीं, एक बहुत मजे की वजह मिली है। सब कुछ भूलकर इसकी आंखें फिर से चमकी थी। या तो अगले 1 मिनट में असल बात बता दो या फिर दफा हो जाओ। मैं इस वक्त इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मजबूरन जोहा को माथे पर बल डालने पड़े थे, मगर वो फिर भी बास नहीं आई। जरूरत भी नहीं है कोई उल्टी सीधी चीज बनने की, क्योंकि अब तुम एक बहुत अच्छी चीज बनने वाली हो। जोहा चिढ़ गई। कितनी बार कहा है मुझे चीज मत कहा करो। इंसानों और चीजों में भला क्या मुमासलत? खैर तुम में और कई चीजों में तो कभी मुमासलत है। सबा ने शाने झुकाए तो वो गू से घूरने लगी। बहरहाल वो मजे की बात, बिल्कुल खुशखबरी ये है कि तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त प्रपोजल आया है। सबा की बात इसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। यकीन नहीं आ रहा ना? सबा हंसी। मुझे भी नहीं आया था। कोई मुझ जैसी हसीन दोशीज़ा को छोड़कर भला तुम्हारे लिए प्रपोजल कैसे भेज सकता है? तुम्हें किसने बताया है? वो बामुश्किल पूछ पाई थी। बताना क्या, आज लड़की की माँ और बहन आई हुई थी। वो बात करके गई है। अनस भाई की इंगेजमेंट वाले रोज वो गल्फदार कपड़े पहने हुए था और तुमने ना सिर्फ इसकी हेयर स्टाइल बल्कि इसकी हाइट की भी काफ़ी तारीफ की थी। सबा ने मिनटों में सारा मामला सामने रख दिया। वो मुईद भाई का कोलीग है। अब वो आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि कैसा बंदा है। वैसे अच्छा ही होगा, भाई लोग यूं ही तो कभी किसी के घरेलू फंक्शन में नहीं लाते ना। जोहा गायब दिमागी की कैफियत में इसे सुन रही थी। मुईद का कोलीग? इसके जहन में स्पार्किंग सी हुई थी। तो ये सब मुईद ने कराया है? वो बेख्तियार बोली से सबा ने कहा इन्होंने कराया होता तो पहले वो घर में किसी से तस्करा करते। ये इस बंदे की कारस्तानी है जिसने तुम्हें देखते ही पा लिया का नारा मारा होगा, तभी तो 2 हफ्तों के अंदर ही प्रपोजल भिजवा दिया। अम्मी ने क्या कहा है इन लोगों से? जोहा का जी घबराने लगा। आज का तो दिन ही इसे रास नहीं आ रहा था। यही क्या सोचकर जवाब देंगे, अब तुम इतनी भी बुरी नहीं कि पहली बार में ही हाँ कर दी जाए। वो मजे से बोली तो जोहा को गुस्सा आने लगा। ना पहली, ना दूसरी और ना 5वीं बार मैं हाँ करूंगी। हैं? कितने चक्कर लगवाओगी इनके? सबा तहय्युर का शिकार हुई तो इसने कतियत से कहा मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हूँ। इससे पहले कौन से फैसले तुम्हारे मनपसंद के हो रहे थे जो इस फैसले पर तुम्हारी हमायत की मोहर सबत की जाएगी? सबा ने इसका तमस्क उड़ाया तो वो गुस्से से बोले ये मेरी जिंदगी है और इसे गुजारने का हक भी मुझे ही है और मैं ये फैसला किसी को भी नहीं करने दूंगी। इसके सर्दो लाताल्लुक अंदाज ने सबा को ठटक जाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें खुशी नहीं हुई जोहा? बागौर इसके तासुरात को देखा मगर वहाँ खुशी की हल्की सी रमक भी मौजूद ना थी। बिल्कुल नहीं, और तुम बाकी सबको बता दो कि वो मेरी शादी का ख्वाब देखना छोड़ दे। मैं अभी पढ़ रही हूँ। वो इसी सख्ती से पूरे लहजे में कहती पलटकर अरमाली में से कपड़े निकालने लगी। सो बट एक आध माह तो रह गया है फाइनल एग्जाम्स में, इसके बाद तो फुर्सत ही फुर्सत होगी। लगे हाथों शादी ही करवा लेना। इसका मसला जानकर सबा रिलैक्स हुई तो वो तब कर इसकी तरफ पलटी थी। और तुम जो पहले ही फुर्सत में हो, तुम क्यों नहीं लगे हाथों ये फरीजा अदा करवा लेती? हाँ, मैं तो दिलो जान से तैयार हूँ, मगर क्या किया जाए कि अतहर का दीवानी साहिब की निगाह आपके हुस्न जहाँ सोज में अटकी है। वो शरारत से बोली थी। फजूल बातें मत करो सबा, मैंने कह दिया ना कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, कम अज कम पूरे 6 साल तक। इस कदर कती हिसाब किताब ने सबा को शिशर्द किया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? 4 माह बाद पूरे 22 बरस की हो जाओगी और 6 साल के बाद 28 बरस की, फिर कौन ब्याह करेगा तुमसे? सबा को भी गुस्सा आ गया। इसने पहले जोहा की बातों का मजाक ही समझा था, मगर वो तो जैसे सभी कुछ तय करके बैठी थी। ये तो लोगों का नहीं मेरा मसला है। वो एकदम से बोली फिर चुप हो गई। सबा ने तासुब से इसे देखा। बहुत खूब, मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने खुद को मीर हाउस से अलग कब से समझना शुरू कर दिया? इसके अंदाज में तंज की काट थी। बाल की खाल मत उतारो सबा, मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो तेजी से संभली थी। तो क्या कोई और तुम्हें? सबा को अपने सवाल पे यकीन नहीं आया था, इसलिए झिझक कर पूछ ही नहीं पाई थी। कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वो इसकी तरफ से रुख मोड़कर हैंगर पर से कमीज उतारने लगी। हर बात हर मसला सबा से डिस्कस करने की आदी होने के बावजूद पता नहीं कैसे वो उमर कासमी को इससे मख्फी रख रही थी। तो फिर इस कदर तवील बनबास लेने का क्या मतलब है? सबा बुरा मानकर बोली। बकवास नहीं करो सभी,
मैं कोई बयानबाज नहीं ले रही। और तुम? वो गुस्से से कहते हुए लब भींच गई, फिर सख्ती से पुर लहजे में बोली, मैं खुद अम्मी से कह दूंगी। जोहा पागल तो नहीं हो गई? सबा इसके तेवरों से परेशान हुई थी। इसमें पागलपन की क्या बात है? बहुत से लोग तो उम्र भर शादी नहीं करते, मैं तो फिर भी 5-6 साल रुकने की बात कर रही हूँ। वो आराम से बोली तो सबा का मूड खराब होने लगा। जब तुमसे पूछा जाए तो खुद ही ये सब कह देना, मुझ पे ये जिम्मेदारी मत डालो, मैं खुद कह लूँगी। मेरा जब जहन इतनी जल्दी एक बात को कबूल नहीं करता तो फिर ख्वामखा इस झंझट में पड़ने से क्या हासिल। वो लापरवाही से कहती कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई, जबकि सबा वहीं खड़ी कितनी ही देर जोहा के इस कदर बदले हुए और अजीब से रवैये पर गौर करती रही। जोहा मुंतसिर ही रही, मगर सबा के अलावा किसी ने भी इसको इस आने वाले प्रपोजल के मुतालिक बताना शायद जरूरी नहीं ख्याल किया था। इसका इत्मीनान पहले झंझलाहट और फिर परेशानी में बदलने लगा। शायद अंदर ही अंदर पूछगछ का मरहला जारी था, मगर एक इत्मीनान ये भी था कि अभी तक वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर इसे देखने नहीं आए थे। वो इस मसले को उमर से भी डिस्कस करना चाहती थी, मगर इस रोज़ की झड़प के बाद वो मिला ही नहीं था। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो मुसलसल एक हफ्ते तक गायब रहा हो। किताब सामने रखे वो मुसलसल सोचों में गुम थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वो बुरी तरह चौंक गई। आ जाओ। खुद को संभालते हुए इसने कदरे हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। ऐसा कौन आ गया था इस घर में जो कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेने की जहमत करने लगा था? इससे भी ज़्यादा हैरत इसे दरवाजे में मुईद की शक्ल देखकर हुई। इससे पहले जोहा को नहीं याद था कि वो कभी इसके कमरे में आया हो। इसी हैरत की वजह से वो अपनी जगह बैठी उसे देखती रही। एक तायराना नज़र इसके पूरे कमरे में डालता वो अंदर आया तो वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। खैरियत? शायद तुम्हारे लिए खैरियत ना हो। ट्राउज़र की जेब में हाथ डालते वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी निगाहों में उलझन तैरने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उमर से बात करो। अब की बार वो सीधे स्वभाव अंदाज में बोला तो वो गड़बड़ा गई। मैं तो इस रोज़ के बाद इससे मिली ही नहीं। क्यों? इसकी आंखों में हैरत उतर आई थी। फिर इसके जवाब देने से पहले ही नागवारी से पूरे लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था कि फौरी तौर पर उमर से बात करो। मैं इससे क्या कहूँ? वो धीमे सुरों में बोली थी। शादी ना सही एंगेजमेंट तो हो सकती है ना? वो बहुत जब्त का मुजाहरा कर रहा था। जोहा ने इस तरह भी अंदाज में उंगलियां मसली। वो इस पोजीशन में भी नहीं है। और तुम्हारी पोजीशन क्या है? वो तंजिया लहजे में बोला, पता तो चल गया होगा तुम्हें, प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए और किसी तौर पर रिजेक्ट किए जाने के काबिल नहीं, मासवाए मदमुकाबिल प्रपोजल होने के। वो जर्द बढ़ गई। मुझसे तो किसी ने भी बात नहीं की। मुझसे तो की है ना? वो जिताने वाले अंदाज में बोला, मेरा कोलीग है वो, तुम इन्हें इनकार भी तो कर सकते हो। वो इससे नजरें मिलाए बगैर मध्यम लहजे में बोली तो वो लब भींच गया। फिर कदरे तमस्कराना अंदाज में बोला, किस बेस पे इनकार कर सकता हूँ मैं? तुम जानते तो हो। इसका चेहरा तमतमा उठा था। बा वक्त तमाम बोली, मैं जानता हूँ। वो इस ताज़िया अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि सब घर वालों को भी बता दूँ? तुमने मेरी हेल्प करने का वादा किया था इस सूरत में जब वो तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजता। वो इतने सख्ती से इसे याद करवाया था। मैं तुम्हें सिर्फ इस सूरत में सपोर्ट कर सकता हूँ जब उमर अपना प्रपोजल भिजवाएगा, वरना मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि अच्छे खासे प्रपोजल को रिजेक्ट करता फिरूँ। मुईज, मैंने तुम्हें इसकी प्रॉब्लम बताई तो थी। वो जॉबलेस है, चंद एक ट्यूशन्स पढ़ाता है और बस। वो बेबसी से बोली तो मुईद ने तासुब से इसे देखा। मुझसे तुम क्या तवक्का करती हो? अब अपनी नौकरी तो इसे देने से रहा। वो उकताहट हमें इस लहजे में बोला। फिर इसकी रूहानी सूरत देखकर कदरे नरम पड़ गया। तुम कहो तो मैं बड़े मामू से इसकी जॉब की बात करता हूँ, शायद कोई वैकेंसी हो। मैंने इससे कहा था, वो नहीं मानता। वो थककर बिस्तर के किनारों पर टिक गई थी। वो अपनी चॉइस की पोजीशन में नहीं है। मजबूरी में तो मुर्दात भी हलाल होता है। हाँ, अगर वो तुमसे जान छुड़वाना चाहता है तब वो इस मदद से इनकार कर सकता है। मुईद का तज्जिया बहुत तल्ख और सफाकाना था। वो ऐसा नहीं है। जोहा को रोना आने लगा। कभी मुईद के सामने इस कदर शर्मसार होना पड़ेगा इसने सोचा भी नहीं था। माना कि हम बुरे हैं, वो बहुत अच्छा है, मगर इतना तो इसे भी मालूम होना चाहिए कि बहुत से मौक़ा ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जब आदमी को अपनी पसंद और तवा के खिलाफ भी फैसले करने पड़ते हैं। यूँ तो वो तुम्हें खो देगा, एंड दैट्स ऑल। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मुईद को शक हुआ कि वो रो रही है, मगर इसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। इससे फाइनली बात करो जोहा, इस किस्म की बातें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो तुमसे फेयर है तो प्रपोजल भेज देगा, वरना फिर भी वही करो जो घर वालों की मंशा है। वो इसकी खामोशी से उकताकर सख्त लबो लहजे में बोला तो बहुत गैर मुतवक्का तौर पर वो चटक कर बोली, तुम्हें मुझे डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तुमने मेरी हेल्प करनी थी कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। मुईद की आंखों में उतरी हैरत पर गुस्से की चमक हावी होने लगी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कमज़ोर पोजीशन में होने के बावजूद वो इस कदर खुद सरी का मुजाहरा भी कर सकती है। ओके, मुझे इस मामले से बाहर समझो, मगर एक हफ्ते के अंदर अगर इस अच्छे ने अपना प्रपोजल भिजवा दिया तो ठीक है,
वरना मेरे पास अतहर कादवानी को रिजेक्ट करने का कोई जवाब नहीं है। इश्तहाल की लहर पर काबू पाते हुए इसने भी बहुत सख्त मैरी का मुजाहरा किया था। फिर वो वहाँ एक पल भी मजीद नहीं रुका था। इसके जाते ही गोया जब्त का बंधन टूट गया था। वो घुटनों में सर दिए रो दी। इस कदर सहल जिंदगी गुजार रही थी। ये सब मुश्किलात तो कभी सोची ही नहीं थी। वो हमेशा से बहुत आरामदेह और आसान जिंदगी गुजारती चली आई थी। फिर उमर कासमी मिला तो यूं लगा जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। महकते दिन, दमकती शामें, कोई गम कोई खदशा भी तो कभी पास नहीं भटका था। मगर अब तो यकलख्त ही मोहब्बतों का धीमे धीमे बहता दरिया समुंदर में जा गिरा था, जहाँ वहमों के तूफान और खदशात की तेजो तंद हवाएं थी। और वो तो पहले ही पेड़े में हिम्मत हारने लगी थी। इसने हथेलियों से रगड़कर आंखें खुश्क करने की सही की थी। और जिंदगी, क्या जिंदगी उमर कासमी के बगैर जिंदा रहने का नाम है? हरगिज नहीं, कभी नहीं उमर। तुम्हारे बगैर तो मैंने खुद को अब कभी सोचा ही नहीं। मुईद हसन को क्या मालूम, किसी को यूं मशवरा दे देना बहुत आसान होता है, मगर दिल की दुनिया उजाड़ना मुश्किल। उमर से बिछड़ने का ख्याल ही इसकी धड़कनों को मुंतशिर करने लगा था। वो इसके तमाम मसाइल को अच्छी तरह समझती थी, मगर इसने फिर भी कभी अपनी राह बदलने पे उमर से किता ताल्लुक करने का सोचा भी नहीं था। और इस रोज़ जो कुछ उमर ने कहा था वो दुख की अथाह गहराइयों में उतर आया था। वो उमर से मोहब्बत करती थी, साफ शफाफ मोहब्बत जिसमें कोई खोट कोई मिलावट नहीं थी। इसे पता चला था कि वो भी इससे बहुत मोहब्बत करता है। इसका ये रवैया, इसके अंदाज गवाह, इस आंखों से बहुत मोहब्बत झलकती थी। मगर इस रोज़ उमर को क्या हो गया था? इसका सर दर्द करने लगा, मगर किसी पल चैन, किसी करवट करार ना था। क्या वह थकने लगा है? मगर थकना तो मुझे चाहिए, ना कि इसे। क्या इसे मेरी वफा का यकीन नहीं है? फिर क्यों कहा इसने ये सब? क्या वो मुझे इस कदर मादियत पसंद और खुद पर समझता है कि मैं इसके मसाइल और गुर्बत देकर इसे मुंह मोड़ लूंगी? बहुत गलत किया है तुमने उमर। मुईद हसन की बातों ने इसके सोए जख्मों को फिर से जगा दिया था। इस रिश्ते का क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 3, हिस्सा नंबर 2।